मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है और आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य के बारे में। और इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो हमारा कोई भी वीडियो होगा आपके स्क्रीन पे शो करेगा और आप देखेंगे। एक ये जो आज वीडियो शूट करने से पहले हमें एक शेर याद आ गया। जो मांझी साहब थे जिन्होंने 20 साल के समय 20 साल में पर्वत को काट दिया था, तो उनका एक शेर बहुत अच्छा लगता है जो कहते हैं, लै लै फिर आ गए, कहा समझा था नहीं आएंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त न कीजिए एकदम लग जाइए। वो मांझी का ये जो डायलॉग था काफ़ी फेमस हुआ था। इसी के साथ शुरू करेंगे हम। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य 3री शताब्दी में प्रयाग के पास कौशाम्बी था, वहीं से यह उत्पन्न हुआ, वहीं से इनका निर्माण हुआ। यह गुप्त साम्राज्य आया और श्रीगुप्त जो था ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। और श्रीगुप्त जो था उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। घटोत्कच जो था वह उत्तराधिकारी हुआ था, लेकिन वो काबिल न होने के कारण हट गया। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल संस्थापक। क्योंकि श्रीगुप्त आया तो उन्होंने क्या किया, बना दिया, स्थापना कर दिया, लेकिन कोई काम नहीं किया विकास डेवलपमेंट के लिए, यानी साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। ना तो कोई सेना सही तरीके से बनाया, ना ही किसी तरह कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं किया। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम आया तो ये पूरा मन लगा दिया और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें किया। 3 चीज़ें चंद्रगुप्त प्रथम के रूप में आपको 3 पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। ये चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा, और जब एक गद्दी पर बैठा तो इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इसने शादी किया। और इसका जो शादी करने के बाद से इसने एक गुप्त संवत चलाया। 3 ही पॉइंट याद करना है आप लोगों को कि लिच्छवी की राजकुमारी से शादी करता है, शादी करके भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दूसरी चीज़ क्या है कि गुप्त संवत, इसी के शासनकाल में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। तीसरा क्या हुआ, महाराजा धीराज। कई बार पूछता है कि गुप्त शासकों में कौन ऐसा शासक था जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो यही एक गुप्त शासकों में मात्र यही एक शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। अब दूसरा मानेंगे समुद्रगुप्त। ये जो चंद्रगुप्त था तो इसने जब लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी शादी किया तो उन्हीं का ये लड़का था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में क्या होता है, गद्दी पे बैठता है। और गद्दी पे बैठता है तो ये मतलब एक वीर योद्धा था। यह क्या किया, आर्यावर्त मतलब उस समय हमारा भारत अखंड था, तो भारत अखंड को आर्यावर्त कहा जाता था। तो ये आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने पूरी तरीके से पराजित कर दिया, युद्ध में हरा दिया। और इसी से प्रभावित होके हमारा एक स्कॉलर थे, उन्होंने कहा, उनका नाम था B.A. स्मिथ। उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा, यानी चंद्रगुप्त को उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा। अब नेपोलियन से एक बात और हमें याद आती है कि नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का जो नादिर शाह था उसको भी नेपोलियन के नाम से बुलाया गया था, ईरान का नेपोलियन उसको बोला गया था। वो जो आया मयूर सिंहासन और शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन और काफ़ी धन दौलत लेके, जब मुगल वंश अंतिम समय में था तो लूटपाट करके वह चला गया था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे।
तो बी स्मिथ ने इसे नेपोलियन कहा कि नेपोलियन का मतलब होता है एक योद्धा जो कभी हारे न हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीत। नेपोलियन बोनापोर्ट का एक कहानी भी आप लोगों ने सुना होगा कि अल्बस पहाड़ को जब वो पार करना था तो एक अल्बस पहाड़ के बारे में एक युक्तियाँ थी कि कोई भी इस पहाड़ को पार कर देता है तो वापस नहीं आता है। तो नेपोलियन बोनापोर्ट का कि ठीक है, वो चुनौतियों का बहुत सामना करता था। सोचिए वो कितना वो मतलब ये बड़ा योद्धा था कि उसे डर नाम की चीज़ कभी भी उसके दिमाग में नहीं आती थी। तो उसने एल्बस पहाड़ को पार किया था अपने सैनिकों के साथ। इसके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम यहाँ आते हैं कि अश्वमेध कर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि भी चंद्रगुप्त को दिया गया था। अब देखिए परम भागवत जो ये है, ये परम भागवत पूछता है कि गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक का नाम बताइए। तो ये समुद्रगुप्त था और गुप्त शासकों में यही मात्र एक शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। कविराज भी इसे कहा गया। अब दूसरा विष्णु का उपासक था। यह विष्णु का उपासक था, यानी देखा जाए तो पूरा गुप्त साम्राज्य जो था वैष्णव धर्म था, यानी विष्णु का उपासक थे। सब लोग विष्णु भगवान की पूजा करते थे, वैष्णव धर्म के यह अनुयायी थे एक तरह से देखा जाए तो। संगीत प्रेमी था। अब इसे संगीत प्रेमी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उस समय जो सिक्के चलते थे, सिक्के जो मुद्राएं निकलती थी, तो उस सिक्के पर इसे संगीत यानी बीड़ा बजाते हुए इसका चित्र दिखाया गया है। तो इसी से हमारे इतिहासकारों ने इसे संगीत प्रेमी की भी उपाधि दिया था कि यह संगीत प्रेमी था। एक चीज है कि समुद्रगुप्त जो था उसके दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था। इलाहाबाद का जो प्रशस्ति लेख था उसकी रचना हमारे हरिसेन महोदय किए थे। तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है। मतलब दोस्तों आज आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुप्त साम्राज्य है क्या। देखिए किसी भी चीज़ में जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो इंटरेस्ट बहुत मेन पॉइंट है। किसी भी चीज़ को समझना तो इंटरेस्ट लीजिए, बस देखते जाइए। टाइम मत देखिए कि आधे घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है। अगर घंटा पे आ गए तो आप तो फंस गए, आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। कहेंगे वो 1 घंटा में तो ये करना है वो करना है। आप किसी भी चीज़ को देखते जाइए, ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेज होता जाएगा। तो इसके साथ हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय आता है और 380 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इनके समय में फाहियान आया था। आपने कई बार क्वेश्चन पूछा बना होगा, क्वेश्चन पूछता है कि फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल में आया था। तो यही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। फाहियान कहाँ का था? चीनी यात्री था और यह मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश में रहा 14 वर्ष तक रहा और मध्य प्रदेश की संस्कृति की, वहाँ के कल्चर की, वहाँ के संस्कारों का अध्ययन किया। और इसने अपनी एक किताब था उसका, उस किताब में इसने व्याख्या किया कि मध्य प्रदेश के लोग बहुत ही समृद्ध हैं, बहुत ही डेवलपमेंट कर चुके हैं, यानी परिपूर्ण है, एकदम पूर्ण रूप से विकसित है, इसने बताया था। चांदी के सिक्के। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। यह गुप्त शासकों में पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए, क्योंकि यह गुजरात में शकों से प्रभावित ये साम्राज्य हो रहा था, इसका साम्राज्य। तो इसने गुजरात में जो शक थे, मालवा, गुजरात के बाद एक और था स्टेट मालवा की मलवा करके, तो वहाँ पे शकों को इसने पराजित करके भगा दिया था। और उसी की खुशी में इसने क्या किया? चांदी के सिक्के जारी किए। और जब ये पराजित किया तो इसे एक उपाधि भी दिया गया था, विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण किया था। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूरवीर, जो एक बहुत बड़ा योद्धा हो। तो यह जब शकों को हराया तो इसको विक्रमादित्य की उपाधि भी दिया गया था, धारण किया। और इसी से, यहाँ से ही वो विक्रमादित्य के नाम से विख्यात हो जाता है। अब पाटलिपुत्र और उज्जैनी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये 2 स्थान शिक्षा के लिए बहुत फेमस था। मतलब गुरुकुल रीत सदा चली आई वाला शिक्षा यहीं पर मिलता था। मतलब शिक्षा दीक्षा के लिए पाटलिपुत्र उज्जैनी, जैसे हमारे यूपी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है फेमस,
दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से ये पाटलिपुत्र और उज्जैनी भी शिक्षा के लिए बहुत फेमस है। तो क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त काल में शिक्षा के लिए कौन सा शहर था जो सबसे ज़्यादा फेमस था? तो पाटलिपुत्र उज्जैनी, याद रखिएगा। और अब देखिए इसके काल का यह भी बहुत सफल शासक हुआ था, क्योंकि इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसकी एक मंत्रिमंडल थी, जो आज समय हमारे प्रधानमंत्री की एक होती है ना मंत्रिपरिषद, जिसमें विशेष प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र विशेष नॉलेज रखने वाले लोग मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो इसका एक मंत्रिमंडल था, और वह मंत्रिमंडल में सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ पद पाए हुए थे महाकवि कालिदास। तो ये एक सूत्र हमने बनाया है कि ये जो 9 लोगों थे, 9 लोग का ये मंत्रिमंडल आपको याद से करना है। तो छद, ध्यान से सुनिएगा, छद को शक हुआ, अब वह बेताल होके घबरा गया। ध्यान से सुनिएगा, छद को शक हुआ, एक छद मान लीजिए, छद कोई व्यक्ति है, और छद को क्या हुआ? शक हुआ, और शक हुआ तो अब वह क्या हुआ? बेताल होके घबरा गया। छद को शक हुआ, शक किसका हुआ? मान लीजिए किसी चीज का शक नहीं हो जाता है, जैसे हमारे घर में चोरी हो गई, शक हो गया, हम बाहर में शक हो गया, या शक हो गया हम किसी बीमारी का शक हो गया, किसी अन्य चीजों का शक हो जाना, तो आप वो चीजें हटा दीजिए, बस यहाँ कह दीजिए कि छद को शक होता है, और जब उसे शक होता है तो अब वह बेताल होके घबरा जाता है। और इसी से ध्यान से, छ से जो था तो छपड़क था, छ से छपड़क, द से धन्वंतरी, स से शंकु, क से कालिदास, अ से अमर सिंह, ब से रुचि, ये भी एक विद्वान थे। बेताल भट्ट, इससे हो गया बेताल भट्ट। घ से घटपर, ब से बारहमिहिर। ये हमारे इसके 9 शासक, ये 9 विद्वान थे, और ये 9 विद्वान हमारे इस गुप्त साम्राज्य को इतना विकसित कर दिए कि भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। यह एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि यह गुप्त साम्राज्य भारत के इतिहास का स्वर्ण युग था, हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ एक पॉइंट सोचने वाली है कि आपने यहाँ मंत्रिमंडल पढ़ लिया, आगे आप जब शिवाजी जब शासक हुए थे, शिवाजी के शासन व्यवस्था में भी यह मंत्रिमंडल था। फिर से आप अकबर का पढ़ेंगे तो अकबर में 9 रत्न थे। तो ये देखिए, जितने भी शासक 9 रत्न की व्यवस्था पे चले हैं, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा। लेकिन इतिहास में अकबर काफ़ी फेमस हुआ था, अकबर अपने 9 रत्न से ही एडवाइस लेके हर काम करता था, इसीलिए मुगल सम्राट का सबसे महान शासक वो बना था। तो ये सब चीज़ें आप हमने अपने दिमाग को लगाइए, लेकिन अन्य लोगों से सलाह लीजिए, अन्य लोगों से अनुभव लीजिए। इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट शासक आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से मात्र एक ही चीज पूछता है, कुमारगुप्त ने क्या किया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। जब भी आपको क्वेश्चन आए नालंदा विश्वविद्यालय, एक और था जो विश्वविद्यालय था हमारा, जो दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन अगला हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्कंदगुप्त हुआ, अगला शासक स्कंदगुप्त हुआ। तो स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत के पास सुदर्शन झील का आक्रमण किया। स्कंदगुप्त से ही पूछता है, स्कंदगुप्त इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील पूछता है, सुदर्शन झील का किस गुप्त शासकों ने निर्माण करवाया? तो ये सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। और इसी के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था, यानी गुप्त शासकों में जब स्कंदगुप्त आया था तो हुणों का आक्रमण हुआ था। अंतिम गुप्त शासक कई बार पूछता है कि गुप्त वंश का अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो वह विष्णुगुप्त था। इस तरीके से शासक व्यवस्था हम पूरी तरीके से
कंप्लीट कर लिए। अब हम गुप्त साम्राज्य की कुछ कर व्यवस्थाएं, कुछ मंदिर व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, इन सब के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। चाट भट्ट एक शब्द फेमस था। पुलिस कर्मचारियों को चाट भट्ट कहा जाता था। आज के समय में चाट खूब लोग खाते हैं ना, तो गुप्त साम्राज्य में चाट बाट का मतलब होता था पुलिस कर्मचारियों से। दिनार, अब दिनार से क्वेश्चन पूछता है। अब दिनार का मतलब स्वर्ण का, स्वर्ण मुद्राएं, यानी गुप्त साम्राज्य में जो सोने की मुद्राएं प्रचलित थी उसे हम दिनार कहते हैं। और एक चीज और बता दें आपको कि गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं मतलब स्वर्ण मुद्राएं उत्पन्न हुआ था, स्वर्ण मुद्राएं बनी थी, स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित हुई थी। यानी सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं इसी काल में आपको देखने को मिलेगी। कृषि, कृषि का मतलब था कि हमारा गुप्त साम्राज्य जो था कृषि प्रधान था। यानी यहाँ जो मेन जो व्यवसाय था कृषि था। और कृषि से 1/4 से लेके 1/6 तक भू राजस्व देना पड़ता था। इतना प्रतिशत क्या भू राजस्व के रूप में कृषक जो थे वह शासन व्यवस्था को दे देते थे। और उस समय भूमि के बारे में आप पढ़िए कि जो हमारे गुप्त साम्राज्य था उस समय भूमि का काइंड क्या था। तो एक भूमि था क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता था जिसपे आप खेती कर लें, जिसपे आप अन्न उत्पन्न कर लें। और एक था वस्तु भूमि, वस्तु भूमि के जो रहने के लिए भूमि थी। एक था चारागाह, चारागाह से तो आप कुछ समझ गए, जो पशुओं के चारागाह के लिए वो भूमि थी। यानी उसमें पशुओं की चारागाह उत्पन्न किया जाता था, उसमें खाने पीने की जो पशु के चारागाह के लिए थी। सील एक भूमि थी, सील जो पड़ती आज के समय में थी, जिसे न तो जोतना था न तो कुछ करना था, ऐसे ही छोड़ दिया गया था। अप्रहत भूमि थी, और ये सब भूमियाँ थी। अप्रहत भूमि का मतलब एक जंगली भूमि होते हैं जिस पर झाड़ियाँ हो, पेड़ पौधे हों, मतलब एक जंगल व्यवस्था, जंगल जहाँ काफ़ी ज़्यादा जंगल हो, झाड़ियाँ हो, तो अपराध भूमि थी। अब उज्जैन एक चीज़ है, उज्जैन गुप्त साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे गुप्त शासन व्यवस्था, तो उज्जैन व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। तो इससे भी क्वेश्चन ये पूछता है कि गुप्त शासन काल में, गुप्त व्यवस्था में, गुप्त साम्राज्य व्यवस्था में व्यापार के लिए फेमस, व्यापार के लिए सबसे प्रचलित स्थान कौन था, तो वह था हमारा उज्जैन। और शिक्षा के लिए सबसे प्रचलित स्थान कौन था, पाटलिपुत्र, और एक था हमारा उज्जैनी। तो ये दोनों चीजें, ये उज्जैन और यहाँ पे आप पाटलिपुत्र दोनों याद करें। कर व्यवस्था में आएंगे तो चरासन कर था, यानी चारागाह जो भूमि थी उससे चरासन कर लिया जाता था। चाटन, चाटन कर का मतलब ये था कि गुप्त साम्राज्य में जब लुटेरे आते थे तो लोगों को लूटते थे और प्रताड़ित करते थे, तो उनसे बचने के लिए लोग चाटन कर देते थे, जिससे शासक के सिपाही उनकी देखभाल और रक्षा करते थे। हल दंड था, कृषि कार्य में लगने वाले हल पे भी टैक्स लिया जाता था। भट्ट कर था, यह एक पुलिस कर व्यवस्था थी जो उस समय की पुलिस व्यवस्था आपसे कर लेती थी। बलि कर, धार्मिक कर भी, धार्मिक चीज़ों पे भी कर लिया जाता था, जिसे हम बलि कर कहते हैं। भाट भूत कर, पूजा के लिए एकत्रित धन से भी कर लिया जाता था। तो उस देखिए कितना कर व्यवस्था प्रचलित थी। मंदिर कला, अब देखिए मंदिर आज हम लोग खूब मंदिर बनवा रहे हैं, भगवान शिव का, भगवान हनुमान जी का, माता रानी का, गणेश जी का। मंदिर बनाने में एकदम बहुत हिंदू धर्म का सबसे, अगर हिंदू धर्म में आगे बढ़ना है, हिंदू धर्म में आपको पूजा पाठ करना है तो मंदिर बनवाना है। तो मंदिर बनाने की कला यहीं से शुरू हुई। ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे हिंदू संस्कृति में मंदिर बनाने की कला यहीं से शुरू हुई। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृति, भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक काल से भी इसे स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। तो यह गुप्त साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, अब देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, यह देवगढ़ में दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमेशा पूछता है। यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जब ललितपुर आप जाइए तो ललितपुर पहुंचिए तो वहाँ दशावतार मंदिर, 10 अवतार जो भगवान ने लिया है उस मंदिर का आप जरूर दर्शन कीजिए।
कानपुर तो सब लोग जानते हैं भाई, यूपी के जितने भी लोग हैं, अन्य भी स्टेट के लोग हैं, कानपुर सब लोग जाते हैं। तो जब आप कानपुर जा रहे हैं तो कम से आपके माइंड में होना चाहिए ना कि भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, यह कृष्ण मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है। एक चीजें हैं, बहुत पुरान प्राचीन काल में ईंटों से बना ये मंदिर है कानपुर में। तो जब भी आप कानपुर जाएं इस मंदिर का दर्शन करें, इससे आपका एक इतिहास का टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। एरन का विष्णु मंदिर जो एमपी में है, काफी फेमस है। तिगवा का विष्णु मंदिर, एरन और तिगवा विष्णु मंदिर अक्सर देखिए तो एमपी में आप जाएंगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जबलपुर बहुत फेमस है। तो जबलपुर में आप तिगवा का विष्णु मंदिर देखिए ना। जबलपुर सब कोई कहता है हमार मौसा जबलपुर में माने, तो हमारे मामा जबलपुर माने, हई जबलपुर माने, हमारे दीदी जबलपुर रहे, तो आप लोग के रिश्तेदार भी जबलपुर में रहते हैं। तो आप जबलपुर जाइए तो ये तिगवा का विष्णु मंदिर जरूर देखिए। एरण अभिलेख, अब देखिए एरण अभिलेख भानुगुप्त द्वारा लिखा गया था। और एरण अभिलेख से क्वेश्चन श्योर है बनता है कि सती प्रथा और बाल विवाह का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है। तो आप एरण अभिलेख का नाम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। गुप्त साम्राज्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इतिहास में। भारतीय प्राचीन इतिहास जब पढ़ेंगे तो गुप्त साम्राज्य वेरी फेमस है। और एरण अभिलेख भानुगुप्त द्वारा लिखा गया था। सती प्रथा और बाल विवाह का इसमें उल्लेख है। अब आप एक चीज़ बताइए, सती प्रथा को एक हमारा भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा को उन्होंने पूर्ण रूप से हटा दिया था, इस समय प्रचलित था। और इस सती प्रथा को कौन हटाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के उनके सहयोग से सती प्रथा को फिनिश किया। तो ये भी एक पॉइंट आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे हटाया था, जो लमसम कब आया था? 1928 में था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंचतंत्र। अच्छा, आप यहाँ पे आप पॉइंट पे आइए। कुछ पुस्तकें लिखी गई थी इस काल में, कुछ क्या बहुत पुस्तकें लिखी गई थी, लेकिन ये पुस्तकें जो फेमस है जिससे क्वेश्चन बनता है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। और ये दुनिया में बाइबिल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इतना ये फेमस ग्रंथ हुआ था पंचतंत्र विष्णु शर्मा का कि ये दुनिया में दूसरे नंबर पे है। आर्यभट्ट जी हमारे आते हैं। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया, और सूर्य सिद्धांत में उसने बताया कि चंद्र ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो गए, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। क्लियर नहीं है, आप देख लीजिएगा। ये सूर्य सिद्धांत में इन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। अब मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी और यहाँ पे चंद्रमा आ गए, चंद्रमा, तो कौन सा ग्रहण होगा? तो सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारे माइंड पे आ नहीं रहा है। आप ये सूर्य सिद्धांत में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। ब्रह्मगुप्त, अब एक ध्यान दीजिए, न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी फोर्स है। ग्रेविटी फोर्स का मतलब पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण बल है, इसलिए पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने तरफ खींचती है। न्यूटन ने ये सिद्धांत, विज्ञान में पढ़ेंगे, न्यूटन ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और जब न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त जो थे, हमारे गुप्त शासक के विद्वान ब्रह्मगुप्त, जो एक नक्षत्र वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है जो वस्तुओं को अपने ओर खींचती है। उन्होंने इसे क्रमबद्ध रूप से, सिद्धांत रूप से कोई नाम नहीं दिया, बल्कि एक कल्पना किया था कि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक पावर है, एक शक्ति है जिससे वो वस्तुओं को अपने ओर खींचती है। तो न्यूटन जब आया कहा, तो उससे पहले हमारे गुप्त साम्राज्य के हमारे स्कॉलर विद्वानों ने इसके बारे में चर्चा किया। तो आप सोचिए, हमारा भारत इतना ज्ञानी पुरुष हुए हैं भारत में। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में भारत गुरुओं का देश कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ
जो लोग कई साल बाद इस टाइम जो लोग नए नए आविष्कार कर रहे हैं हमारे प्राचीन भारत में ऑलरेडी उन सब चीज़ों का चर्चा हो चुका है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब अकबर भी आया तो हमारे भगवत गीता महाभारत का अनुवाद करवाया। हमारे अंग्रेज जितने भी यहाँ पे आए तो यहाँ के जितने भी ग्रंथ थे उनको अनुवाद करा के उन ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया और इस तरह से हमारे देश को गुलाम बनाया। पुराणों की रचना, जो हम पुराण पढ़ते हैं इस समय, इसी काल में पुराणों की रचना हुआ था। और संस्कृति राजभाषा थी, यानी गुप्त साम्राज्य की राजभाषा पूछे तो संस्कृति थी, व्यवसाय पूछे तो कृषि थी। व्यवसाय के लिए सबसे फेमस स्थान तो उज्जैन था और पाटलिपुत्र शिक्षा के लिए सबसे फेमस स्थान था। तो इस तरीके से गुप्त साम्राज्य फिनिश हुआ दोस्तों। और किसी प्रकार कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी से क्वेश्चन बनना है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए तो आपका गुप्त साम्राज्य से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जय हिंद दोस्तों।